नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपीएससी एग्जाम 22 नवंबर 2021 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए लगभग 36 जीके के सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं, जो आने वाले शिफ्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है वीडियो। तो वीडियो के अंत तक आपको जरूर बने रहना। इसकी ऑल शिफ्ट की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। और इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने थर्ड शिफ्ट के रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए थे। आप भी अपने सेट में पूछे गए सवाल भेज सकते हो। इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। जैसे ही एग्जाम खत्म होता है वहाँ पर आपको सवाल सेंड करने की लिंक मिल जाती है। तो थर्ड शिफ्ट के ये इंपॉर्टेंट सवाल जाने उससे पहले मैं आपको बता दूँ, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए, सही डायरेक्शन देने के लिए, टाइम मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंस लेवल, इन सभी के लिए स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी टेक्स्ट बुक पर एक ऑफर चल रहा है जहाँ पर आपको 12 मंथ की बजाय 14 मंथ की वैलिडिटी में ये पास मिल रहा है। पास का मतलब ये हो गया आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस या फिर अदर कोई भी स्टेट या सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स है, इन सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप एक ही पास के अंतर्गत एक बार पास लीजिएगा और जितने भी चाहे एग्जाम के मॉक टेस्ट आप अटेंड कर सकते हो। अब यहाँ पर वैलिडिटी 12 की बजाय आपको 14 मंथ की अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हो इस कूपन कोड को, तो आपको एक्स्ट्रा 120 रुपये का डिस्काउंट होने के बाद ये मॉक टेस्ट आपको 280 रुपये में फाइनली इस डील को ग्रैब कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है या फिर टेक्स्ट बुक ऐप, वेबसाइट, इन सभी प्लेटफॉर्म से आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हुए सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित मॉक टेस्ट सीरीज है, इसका फायदा उठा सकते हो। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं जो आपकी आज के लास्ट यानी थर्ड शिफ्ट में सवाल पूछे गए हैं जीके। तो देखिएगा पहला सवाल, 1510 ईस्वी में अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने किस शासक से गोवा पर कब्जा किया था? यानी किस शासक को हराकर अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा किया था 1510 में? तो बीजापुर के सुल्तान, नाम इसका इस्माइल आदिल शाह के, तो इनसे इन्होंने गोवा पर कब्जा कर लिया था अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने। और ये जो साथ दिया है इनका वो कृष्णदेव राय, जो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक है। बीजापुर और विजयनगर साम्राज्य का नाम ये एक ही है। इनकी मदद से ये कब्जा किया था किन्होंने? अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने। अगला सवाल यहाँ पर, सेकेंड विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ है? तो ये 1976 में, पहला 1975 में था, सेकेंड 1976 में पोर्ट लुइस में, जो कि मॉरिशस में हुआ है। अगला सवाल यहाँ पर, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस जो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है उसी डेट से यानी 10 जनवरी को हुआ था, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। और भारत में जो हिंदी दिवस मनाया जाता है जो कि 14 सितंबर को, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। अगला सवाल, किस संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था? संपत्ति का अधिकार को विधिक अधिकार बनाया गया था 44वीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के जरिए, जिसमें आर्टिकल 31 और 19F को जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था संपत्ति का अधिकार, उससे हटाकर इसे विधिक अधिकार 301 के तहत रखा गया है। कौन सी संविधान संशोधन? 44वीं संविधान संशोधन 1978 के तहत। नेक्स्ट वन, यहाँ पर कौन से कोशिकांग को पावर हाउस कहा जाता है कोशिका का? तो शक्ति ग्रह या फिर पावर प्लांट ऑफ द सेल से वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्योंकि ये एटीपी के रूप में ऊर्जा का संचय करता है, जो कि कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है एटीपी। प्रोटीन की फैक्ट्री कौन सा कोशिकांग है जहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है? तो वो दोस्तों राइबोसोम है। कोशिका झिल्ली को कहा जाता है कोशिका का रक्षक। कोशिका का यातायात प्रबंधक है वो गोल्जी बॉडी है। और कोशिका के आत्मघाती थैली जहाँ पर पाचन होता है वो लाइसोसोम है। अगला सवाल, यहाँ पर कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? सभी को पता होगा 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं बार बार मैंने रिपीट किए, तो ये विकल्प दे रखे थे, इनमें से देख सकते हो मीजो है वो 8वीं अनुसूची में नहीं है। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं, एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। असमीज है, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी है, मिथिली है, मलयालम, मैतेई है, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत है। याद रखना है संस्कृत, नेपाली, उर्दू है। इसमें आपको कंफ्यूज इसमें होते हो कि कहीं नेपाली नहीं, बिल्कुल नेपाली भी है, संस्कृत भी है, उर्दू भी है, तेलुगु, ओडिया वगैरह ये सभी लैंग्वेज 22 भाषाएं हैं। शुरुआत में वैसे 14 भाषा थी, उसके बाद जो 15वीं भाषा ऐड की गई थी वो सिंधी की गई थी, जो कि 21वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967 में की गई थी। और उसके बाद 3 भाषाएं ऐड की गई हैं जो 1992 में 71वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया था। और फिर लास्ट में जो 4 भाषाएं हैं वो आपकी 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के जरिए हुई है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को। अगला सवाल, प्रथम भारतीय पुरस्कार किसे दिया गया था? तो प्रथम भारत भारती पुरस्कार है महादेवी वर्मा को दिया गया था। कब? 1982 को। ये पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए अवार्ड दिया जाता है, जो कि प्रथम भारतीय अवार्ड महादेवी वर्मा को मिला है।
उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन वोटिंग कर सकते हैं? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के जो भी एमपी हैं वो सारे एमपी कवर हो जाएंगे, चाहे राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत हो। ये भी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में वोटिंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में क्या फर्क होता है? देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग कौन कर सकते हैं? एमएलए भी करते हैं, ठीक है, राज्य विधानसभा से जो चुने जाते हैं एमएलए, साथ ही साथ एमपी रहते हैं जो लोकसभा के और राज्यसभा के, वो सभी वोटिंग करते हैं। और राज्यसभा के जो 12 सदस्य हैं राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, वो इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में डाल सकते हैं। उपराष्ट्रपति में एमएलए वोट नहीं देते, ध्यान रखना है, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही वोट देते हैं। ये इनके इलेक्शन में डिफरेंस है। बाकी जो यहाँ पर चुनाव पद्धति की बात करें तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली पद्धति है जो एकल संक्रमणीय रहती है, ये आपको पता ही होगा। और जो डिफरेंस मैंने बता दिया, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में लोकसभा प्लस राज्यसभा के सांसद हैं केवल वो ही वोटिंग करते हैं, और इसमें मनोनीत वाले भी आते हैं राज्यसभा के 12। राष्ट्रपति के जो यहाँ पर इलेक्शन होता है उस केस में लोकसभा राज्यसभा के सांसद तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ एमएलए भी करते हैं, याद रखना है। और राज्यसभा के सांसद में 12 जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं वो नहीं करते हैं राष्ट्रपति इलेक्शन में। आर्टिकल 19 से संबंधित पूछा कौन सा नहीं है, तो आर्टिकल 19 के जो 6 आर्टिकल हैं जिसमें बोलने की आज़ादी 19 से, सभा की आज़ादी बी, सी संघ बनाने की, डी पूरे देश में घूमने की, ई पूरे देश में बसने की, जी व्यापार करने की, तो ये 6 आर्टिकल है 19 के अंतर्गत है। जो भी इनमें से नहीं होगा वो आपको करेक्ट करना था। और फिर यहाँ पर 19 ऐप पहले था, बाद में हटाया गया है। 1978 44वां संविधान संशोधन के जरिए जो संपत्ति का अधिकार के बारे में वर्णन था इसमें। तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है, तो तीसरी अनुसूची है वो शपथ से संबंधित है। विभिन्न पदाधिकारी जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं, और इन सभी को पद ग्रहण के समय दी जाने वाली शपथ का उल्लेख है अनुसूची 3 में। कौन सी द्रविड़ शैली की भाषा है, तो उनमें से जो भी विकल्प दिया रहेगा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तुलु है, ये द्रविड़ शैली की भाषाएं हैं। फुल फॉर्म ऑफ डीपीआई की फुल फॉर्म है डॉट्स पर इंच हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर आर्टिकल 243A का संबंध किससे है? 243A का पूछा तो ग्राम सभा से है। आर्टिकल 243A है ग्राम सभा से, तो ये ग्राम सभा का है। बाकी 243A के बाद बी जो ख कह सकते हो ग्राम पंचायतों का गठन है। ग में पंचायतों की संरचना है, 243 घ में स्थानों का आरक्षण वहाँ पर, और ढ़ में यहाँ पर पंचायतों की अवधि है। आर्टिकल 243 अंग है जो इसके अंतर्गत। अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? राज्य के महाधिवक्ता का पूछा तो आर्टिकल 165 में वर्णन मिलता है, और नियुक्ति है ये राज्यपाल के द्वारा। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए जो योग्य हैं उनको राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। महाधिवक्ता से संबंधित प्रीवियस सेट में एक सवाल पूछा गया था कि कौन है जो कि विधानसभा और विधान परिषद की कार्यवाही में भाग लेते हैं लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते, तो वो महाधिवक्ता ही हैं। अगला सवाल यहाँ पर कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? आपको पता होना चाहिए, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है जापान से ली गई है। ओजोन संरक्षण किस सम्मेलन से संबंधित था? तो वियना सम्मेलन, याद रखना है। स्टूडेंट बता रहे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नहीं था, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पारित वियना सम्मेलन में ही हुआ है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना सम्मेलन में पारित हुआ है प्रोटोकॉल, वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो कनाडा की सिटी है, और ये साइन किया गया है 16 सितंबर 1987 को, प्रभावी रूप से लागू 1989 को हुआ है। बाकी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन या फिर ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर हुए वो क्योटो प्रोटोकॉल है। ग्लोबल वार्मिंग या फिर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कमी करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल 1997 को अपनाया गया था। रामसर सम्मेलन है आर्द्र या फिर नम भूमि संरक्षण से संबंधित विश्व स्तरीय प्रयास है रामसर कन्वेंशन। अगला सवाल देखते हैं, दिल्ली लाहौर बस सेवा जिसे सदा ए सरहद बोला जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? दिल्ली लाहौर बस सेवा जो सदा ए सरहद नाम से जानी जाती है, इसकी शुरुआत दोस्तों 19 फरवरी 1999 को हुई है। कब हुई है? 1999 को। और इसके उद्घाटन में भारत की तरफ से उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गए थे पाकिस्तान में, लाहौर के एक शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। वहाँ पर वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानी समकक्ष नवाज शरीफ ने उनका स्वागत भी किया था। अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम से काफी बार एग्जाम में सवाल आ जाता है। 2021 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम रही है इको सिस्टम रेस्टोरेशन हो जाएगा। तो इको सिस्टम रिस्टोरेशन है जो पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली करना, इसकी थीम है 2021 की 5 जून को जो मनाया गया है। 2020 में थीम थी टाइम फॉर नेचर सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। अगला सवाल यहाँ पर 1857 के विद्रोह में झांसी से नेतृत्व किसने किया है? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सभी को पता होगा, और इन्हें मणिकर्णिका के नाम से भी जाना जाता है, और इन्होंने इनके सहयोग के लिए तात्या टोपे ने मदद की थी विद्रोह के नेतृत्व में। 1857 की क्रांति में बहुत बार लखनऊ की तरफ से नेतृत्व से पूछा जाता है, तो लखनऊ की तरफ से नेतृत्व किया है 1857 की क्रांति में
बेगम हजरत महल ने। कानपुर से नाना साहेब ने किया था। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने। कानपुर नाना साहेब। दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने। बैरकपुर से मंगल पांडे ने नेतृत्व किया। पटना से पीर अली ने। जगदीशपुर या फिर बिहार से बाबू कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। मेरठ से कदम सिंह ने किया था। बरेली से खान बहादुर ने किया था नेतृत्व। संविधान लागू होने के बाद प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बने थे प्रथम कानून मंत्री। और भारत के प्रथम बात करूं गृह मंत्री कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद। रेल मंत्री जॉन मथई। प्रथम वित्त मंत्री आर के षणमुख चेट्टी बने थे। प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। प्रथम रक्षा मंत्री से बहुत बार एग्जाम में सवाल आया हुआ बलदेव सिंह थे। भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री हैं राजकुमारी इमृता कौर। भारत के प्रथम संचार मंत्री रफ़ी अहमद किदवई। प्रथम श्रम मंत्री जगजीवन, ये भी एग्जाम पूछा जाता है। प्रथम वाणिज्य मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। और फिर यहाँ पर अगला सवाल है पेशा अधिनियम की फुल फॉर्म क्या है? पीसा अधिनियम है। ये हो जाएगा आपके प्रोविजंस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट है। पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम है। ये कब पारित हुआ था दोस्तों? ये किया गया था 1999 में, ठीक है, सॉरी 96 में, 24 दिसंबर 1996 को पिस्सा एक्ट है ये अधिनियमित किया गया था, जो कि संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्र में विस्तारित करने के लिए 24 दिसंबर 1996 को पिस्सा अधिनियमित किया गया था। ये एक्ट पारित किया गया था। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल विकास खंड कितने हैं? डेवलपमेंट ब्लॉक कितने हैं उत्तर प्रदेश में? टोटल उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 822 विकास खंड हैं। जब उत्तर प्रदेश से इस टाइप से प्रीवियस चैप्टर भी आया था कितने संभाग है, तो 18 संभाग थे। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 18 संभाग, 75 जिले, 915 नगरीय निकाय हैं, 8135 न्याय पंचायतें हैं, 13 नगर निगम है उत्तर प्रदेश में, 226 नगर पालिका बोर्ड हैं और 59,163 ग्राम सभा। 822 विकासखंड जो आपको पूछा था। कितने गांव हैं? तो 97,941 आबादी वाले गांव हैं। और डाकघर की बात 1,80,000 डाकघर है उत्तर प्रदेश में और 2,885 टेलीफोन एक्सचेंज है। ये सभी डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट स्टेप के लिए। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए जो क्वाड है उनमें कौन से देश शामिल है? क्वाड क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। तो इस वार्ता में ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएस, ये 4 कंट्री क्वाड में सम्मिलित हैं। याद रखना है इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। कौन सा मौलिक करते हैं? तो टोटल 11 मौलिक करते हैं। जो भी इनमें से दे रखा होगा वो आपको करेक्ट करना था। मौलिक कर्तव्यों की बात करते हो प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करे, उसके आदर्श वगैरह हैं, संस्थान, राष्ट्रीय ध्वज, इनका आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उन्हें अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे निर्माण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा भी इसमें है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो जाएगा। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, ये भी है। जे में है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास। के में जो लास्ट में ऐड हुआ था 11वां मौलिक करते हुए 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के जरिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान। अगला सवाल, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सेक्स या अश्लील सूचनाओं को प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए आईटी एक्ट 2000 है। ये इसकी किस धारा के तहत दंड का प्रावधान है? तो ये धारा है दोस्तों 67A में। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील सूचनाओं को प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए जो दंड का प्रावधान है वो 67A वाला धारा है आईटी एक्ट 2000 की, इसके तहत किया गया है। और 67B में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऐसी आपत्तिजनक सामग्री का प्रकाशन या पर प्रसारण जिसमें बच्चों को अश्लील अवस्था में दिखाया गया हो, वो 67B के तहत अपराध। और अन्य यहाँ पर पूछे गए हैं साइबर अपराध से संबंधित, प्रीवियस शिफ्टों में आए थे 66 ABCD से, तो ये एक बार फिर बता देता हूँ। कंप्यूटर या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से चोरी की गई सूचनाओं को गलत तरीके से हासिल करने के लिए दंड का प्रावधान 66B वाला एक्ट आईटी एक्ट की सेक्शन 66B में। नेक्स्ट यहाँ पर बात करूँ, किसी की पहचान चोरी के लिए दंड का प्रावधान 66C में है। पहचान चोरी के लिए दंड का प्रावधान है। अपनी पहचान छुपाकर कंप्यूटर की मदद से किसी के व्यक्तिगत डाटा तक पहुंच बनाने के लिए दंड का प्रावधान धारा 66D में है। किसी की निजता भंग करने के लिए दंड का प्रावधान धारा 66E में। साइबर आतंकवाद के लिए दंड का प्रावधान
66F में आपत्तिजनक सूचनाओं के प्रकाशन से जुड़े प्रावधान है 66 धारा 66 में ये पूरे प्रावधान है। अगला सवाल, भारतीय दंड संहिता के किस अध्याय में धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में उल्लेख किया गया है? धर्म से संबंधित अपराध हैं वो दोस्तों भारतीय दंड संहिता आईपीसी का जो अध्याय 15 में है, धारा 295 से लेकर 298 तक धर्म से संबंधित अपराधों का उल्लेख मिलता है। आईपीसी की सेक्शन 295 से 98 तक आपको चैप्टर अध्याय का पूछा है। अध्याय 15 में ये सभी धर्म से संबंधित अपराधों के बारे में उल्लेख है आईपीसी के चैप्टर 15 में। नेक्स्ट में यहाँ पर गेट का फुल फॉर्म क्या है? गेट का फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड है, जिस पर साइन हुए हैं 1947 में 30 अक्टूबर को हुए थे। आरटीआई एक्ट की किस धारा के तहत सूचना देने से मना किया जा सकता है? तो ये अपवाद के रूप में कुछ ऐसे भी सुरक्षा की दृष्टि से केस होते हैं जिसमें आरटीआई एक्ट से आप सूचना नहीं ले सकते, वहाँ पर मना कर दिया जाता है। वो धारा 8 के तहत अपवाद है। तो आरटीआई एक्ट की धारा 8 में जानकारी न देने का एक अपवाद, और जानकारी देने की जी जो आरटीआई एक्ट की धारा 3 बताती है कि आप जानकारी हासिल कर सकते हो, सूचना देने का नियम धारा 3 है और न देने का धारा 8 में है। केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति के समान वितरण से संबंधित सुझाव देने हेतु गठित आयोग कौन सा? तो सरकारी आयोग का आपको पूछा है। केंद्र राज्यों के बीच शक्ति के समान वितरण से संबंधित सुझाव दिया था सरकारी आयोग, जिसका गठन जून 1983 को किया गया है। तो सरकारी आयोग है, रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था। नर्तकी जो कांस्य मूर्ति है वो किस पुरातात्विक स्थल में मिली है? तो नर्तकी की जो कांस्य मूर्ति है ये मोहनजोदड़ो, कांस्य मूर्ति की जो नर्तकी मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो जो पुरातात्विक स्थल है वहां से मिली है। मोहनजोदड़ो से और किसके साक्ष्य मिले हैं? तो और स्नानगार और बूना कपास के टुकड़े, घोड़े के दांत के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से। धौलावीरा जो गुजरात में पुरातात्विक स्थल है यहाँ से अद्वितीय जल प्रबंधन प्रणाली के साक्ष्य हरपन शिलालेख प्राचीनतम स्टेडियम भी धौलावीरा से। कालीबंगा राजस्थान से मिले हैं जोते हुए खेत के साक्ष्य, ऊंट की हड्डी और अंत्येष्टि, लकड़ी के कुंड के साक्ष्य, 7 आग वेदियां वगैरह ये कालीबंगा से। बनावली जो हरियाणा से है पुरातात्विक स्थल, यहाँ पर जो तेल सरसों और चावल की खेती के साक्ष्य। लोथल गुजरात से मिले हैं बाट, मापतोल पैमाना, हाथीदांत पैमाना, हवन कुंड लोथल गुजरात से मिले हैं। कालीबंगा से प्रथम भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। तराजू के 2 पलड़े के साक्ष्य दोस्तों सुरकोटड़ा से मिले थे। सुरकोटड़ा जो कच्छ गुजरात में एक स्थल है जहां पर सिंधु सभ्यता के पतन के साक्ष्य भी मिले हैं। रोपड़ जो पंजाब की सतलज नदी के किनारे पुरातात्विक स्थल है, यहाँ से कुत्ते के छवदान के साक्ष्य मिले हैं मानव के साथ साथ। अगला सवाल है, शिक्षा का अधिकार 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार है, किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार ऐड किया गया है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के जरिए। कौन सा संवैधानिक निकाय है जो कि ऑलरेडी आपको संविधान में आर्टिकल में देखने को मिलता है? वो संवैधानिक निकाय जैसे चुनाव आयोग आर्टिकल 324, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 से 323, वित्त आयोग आर्टिकल 280, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आर्टिकल 338 और जनजाति आयोग आर्टिकल 338A में है। सीएजी जो भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक है आर्टिकल 148 में, महान्यायवादी आर्टिकल 76 में, महाधिवक्ता आर्टिकल 165 में। ये सभी कैसे है निकाय हैं? तो संवैधानिक बॉडीज हो जाएगी। यूट्यूब के संस्थापक आपको पूछा है, तो यूट्यूब के फाउंडर हैं स्टीव चैन, चैड हर्ली और जावेद करीम है। इसको लॉन्च किया गया है 2015 में 14 फरवरी को, और वर्तमान में जो इनकी पेरेंट कंपनी है गूगल ने खरीदा था 2006 से। घरेलू हिंसा से एक आपको धारा पूछी है, एक आर्टिकल 32 से जो 5 रिट हैं जो हाई कोर्ट में दायर की सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती है। हाई कोर्ट में 226 के तहत, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में। तो इस टाइप से कौन सा सवाल था आप कमेंट करके बताना जिन्होंने लास्ट सेट में एग्जाम दिया, थर्ड सेट में। और न्यायालय के द्वारा रिट जारी करने के 5 प्रकार हैं, उसमें हेबियस कॉर्पस और परमादेश, उत्प्रेषण, निषेधाज्ञा और साथ ही साथ अधिकार पिर्छा है। और फिर एक सवाल इस टाइप से है कि यदि 3 सदस्यीय आयोग के द्वारा जिस पर राशुका लगी है उनको निर्दोष घोषित किया जाता है तो क्या होगा? इस टाइप से ये एग्जैक्ट सवाल नहीं मिला है। एक ये भी सवाल पूछा गया कि डीआईजी है उनको आपराधिक मामले में कौन निर्देश देकर गिरफ्तार कर सकता है? तो ये थोड़े अस्पष्ट सवाल मिले हैं, जिन्होंने एग्जाम दिया स्पष्ट रूप से याद है कमेंट करके बता देना। बाकी पीडीएफ फाइल में ये थर्ड शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट यानी आपके 22 नवंबर 2021 में तीनों पारियों में पूछे गए सारे जीके के सवाल एक साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज के लिए टेक्स्ट बुक से ऐप या फिर वेबसाइट से टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हो आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हो, जहाँ पर अभी ऑफर चल रहा है 120 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है और 14 मंथ की वैलिडिटी, इसको जरूर ग्रैब कर लेना। मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।